हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम आपको उन लोगों से मिलवाते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, साथ ही छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए इस पर लगातार काम कर रहे हैं। लक्ष्य की आज के इस खास पेशकश में हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल से डॉक्टर राज धाकड़, जो राज धाकड़ कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर हैं। साथ ही राज धाकड़ कोचिंग क्लासेस की स्टूडेंट सौम्या हरचंदानी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले लक्ष्य में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम। राज जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपका रहेगा। आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें राज धाकड़ कोचिंग क्लासेस के बारे में बताइए, ये कैसे संचालित होते हैं, कहाँ संचालित होते हैं, कितने बच्चे आपके पास पढ़ते हैं, क्या सब्जेक्ट्स आप पढ़ाते हैं? सबसे पहले तो बंसल न्यूज़ के सभी दर्शक लोगों को मेरा प्रणाम। और जैसा शिवालिका मैम आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, जैसे आपके प्रोग्राम का नाम ही है लक्ष्य और खास करके शिक्षा के क्षेत्र के लिए है ये प्रोग्राम। तो मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट लगभग 15-16 साल से भोपाल के क्षेत्र में 2-3 क्षेत्रों में काम कर रहा है। हमारा जो मेन टारगेट था वो ये था कि बच्चों को एक बहुत ही न्यूनतम अमाउंट में उच्चतम शिक्षा मिले। हमारा लक्ष्य यही था कि बच्चों को आज के हिसाब से लेटेस्ट जो अच्छी टेक्नोलॉजी मिले, अच्छा ज्ञान मिले और छोटी उम्र से ही, लगभग मैं चाहता हूँ कि 9-10 क्लास से ही बच्चा एक एजुकेशन की तरफ पूरी तरीके से डाइवर्ट हो और वो अपने लक्ष्य में, जैसे उसको आगे जाकर के डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उन फील्ड के लिए वो मेहनत करे। इसलिए हम लोगों ने हमारी कोचिंग को शुरुआत खास करके 8-9 से ही स्टार्ट किया है और आज लगभग 200 से 300 बच्चे बहुत सक्सेसफुली काम कर रहे हैं और अपने मुकाम तक पहुंच रहे हैं। शिवालिका मैम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज के टाइम पे हम देखें तो कोचिंग क्लासेस की भीड़ लगी हुई है। ऐसे में राज धाकड़ कोचिंग क्लासेस कैसे अलग स्टैंड करता है? क्या टेक्निक्स आप अपनाते हैं बच्चों को पढ़ाने में और कैसे आप अलग हैं? बिल्कुल सही कहा मैम आपने। आज आप देखेंगे कि लगभग हर कॉलोनी में, मैं तो कहूँ हर कॉलोनी में कहीं ना कहीं नए कोचिंग स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि अपना 100% बेस्ट नहीं देते। आप जब भी कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करें, कुछ 4 बातों का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले इस चीज़ का देखिए कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट कितने वर्ष पुराना है और वहाँ की फैकल्टी टीम कितनी ज़्यादा स्टेबल है। तीसरा, वहाँ पे बच्चों के साथ टीचर का व्यवहार कैसा है। फोर्थ, वहाँ का फीस स्ट्रक्चर्स स्टेबल है या बार बार बदल रहा है। वहाँ पे जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, क्या वाकई में वो NCERT CBSE की बेस्ट कंटेंट है या नहीं है। और साथ में सबसे बड़ा आज के टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैम, वो ये है कि क्या वहाँ पे लड़कियों की सुरक्षा सबसे ज़्यादा है या नहीं है। क्योंकि आज हमें इस मुद्दे पे भी ध्यान देना पड़ेगा। केवल यही नहीं कि हम एक कम फीस कहाँ हो रहा है वहाँ चले जाएं, कई सारी चीज़ें हम ध्यान रखें। हम हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में इन 4 बातों का बहुत ध्यान रखते हैं। सबसे पहला, CBSE के सभी ट्रेंड फैकल्टी मेंबर्स हैं। दूसरा, गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, सुरक्षा है बहुत ज़्यादा। तीसरा, कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो कंटेंट क्वालिटी वाला कंटेंट होता है। कई जगह ऐसा होता है कि क्वांटिटी वाला कंटेंट होता है। ये आपको मैम हम लोग बताना चाहेंगे, इसलिए थोड़ा सा हम लोग अलग हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जो भी मापदंड आपने बताए हैं, इन पर खरा उतरकर ही कोई एक कोचिंग क्लासेस जो होती है वो आगे बढ़ती है। अगला सवाल मेरा सौम्या आपसे रहेगा कि सौम्या, सबसे पहले आप बताइए कि आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं और आपकी कोचिंग क्लासेस आपको क्यों पसंद है? जी, नमस्ते सबको। मैं यहाँ पे 2 साल से पढ़ रही हूँ और मैंने 12th क्लास पास करी है। मुझे ये कोचिंग इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ पे पूरा मतलब फैकल्टी जो है वो बहुत अच्छी है और जो भी कंटेंट बेस्ड स्टडी होती है और जो भी स्टडी कराते हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आती है, बहुत अच्छे से स्टडी कराते हैं। हमारे मॉक टेस्ट भी लिए जाते हैं, हमें हर वीक टेस्ट देने पड़ते हैं, मतलब टेस्ट देते हैं और अच्छे से रिवीजन भी हो जाता है हमारा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सौम्या, जब हम शुरुआत से ही टेस्ट देते रहते हैं और इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, तब जाके हमें आगे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती है। अगला सवाल मेरा राज जी आपसे रहेगा कि एक स्टूडेंट लाइफ में बात करें तो ये जो ईयर होता है 10th और 12th की, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे में टाइम मैनेजमेंट, ये स्किल आप कैसे सिखाते हैं बच्चों को, क्योंकि टाइम जब तक मैनेज नहीं कर पाएंगे तब तक आगे अच्छा काम नहीं कर पाएंगे? देखिए मैम, सबसे बड़ी बात, आज के टाइम पे सब बच्चों का एक ही प्रॉब्लम है और सारे बच्चे एक ही प्रॉब्लम लेके चले हैं कि सर हमारे पास समय नहीं है, टाइम कम पड़ रहा है। आपको मालूम है बच्चों के पास समय तो उतना ही है, लेकिन उनका सबसे ज़्यादा समय जा रहा है मोबाइल में।
उनको क्या लगता है मोबाइल से हम ये पढ़ लेंगे, मोबाइल से हम दूसरी, देखिए टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, लेकिन आज के ज़माने में अगर हम टेक्नोलॉजी का सही यूज़ करें, आज आपने जैसा बोला 9, 10, 11, 12, ये 4 साल हर बच्चे के सबसे कीमती साल है। मैं जो भी आपके दर्शक जितने भी हैं, मैं जानता हूं कि बहुत बड़े लेवल पे आपके दर्शक हैं पूरे मध्य प्रदेश भारत में, और मैं उन सबको एक मैसेज देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो भी बच्चे जहाँ हैं मोबाइल का यूज़ कम से कम करें, जितना आवश्यक है उतना करिए। जितना ज़्यादा आप बुक की तरफ जाएंगे, जितना ज़्यादा आप थ्योरी की तरफ जाएंगे, जितना ज़्यादा आप कंटेंट को पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आप डेवलप भी होंगे, आपके अंदर तनाव भी कम होगा, आप डिप्रेशन से भी बाहर आएंगे और आपको एक लक्ष्य मिलेगा। ज़्यादातर अपने टीचर की रिस्पेक्ट करिए, अपने मदर फादर की बात सुनिए और खास करके मोबाइल का यूज़ कम से कम करिए। देखिए आपके पास बहुत समय है, टाइम अपने आप मैनेज होगा। सबसे बड़ी दिक्कत है रात को लेट नाइट तक सोते हैं बच्चे। दूसरा मैम, इधर सुबह लेट उठते हैं। जब आप लेट उठेंगे तो आपका सारा शेड्यूल अपने आप खराब हो गया। आप समय पे उठिए, आप देखिए अपने सारे काम अपने आप ठीक होंगे, टाइम मैनेजमेंट अपने आप बिल्कुल अप टू डेट होगा। सब्जेक्ट का सिलेक्शन करिए, कब कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कब हमें फिजिक्स पढ़ना है, कब केमिस्ट्री पढ़ना है, कब बायोलॉजी पढ़ना है, कब मैथ्स पढ़ना है। हर एक का एक टाइम बनाइए प्रॉपर। मैं छोटे बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, एक टाइम टेबल जरूर बना के रखिए ताकि आपका टाइम बहुत बढ़िया मैनेज हो। मैडम जी राज जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सभी के पास 24 घंटे है, उसमें कई बच्चे 24 घंटों को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर लेते हैं और कई लोग मोबाइल में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, बुक्स पे ध्यान नहीं दे पाते। सौम्या, बीइंग अ स्टूडेंट, आप अपना टाइम मैनेज कैसे करती हैं, कैसे आप पढ़ाई करती हैं और बाकी एक्टिविटीज़ में कैसे इन्वॉल्व रहती हैं? जी, तो मैं अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत अलग तरीके से करती हूँ। मैं हर सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देती हूँ और मेरा जैसे साइंस स्ट्रीम से मतलब मेरा बायो सब्जेक्ट है, तो मैं उसमें बहुत अच्छे से मैनेजमेंट करती हूँ। जैसे मेरा फिज़िक्स थोड़ा वीक है तो मैं फ़िज़िक्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम देती हूँ। देन मैं केमिस्ट्री पे फोकस करती हूँ। केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, उसमें मैनेज करती हूँ। फिर अपना बायोलॉजी अच्छे से करती हूँ और इन सबको थोड़ा अलग रख के, मेरा जैसे सिंगिंग का मुझे बहुत शौक है तो मैं सिंगिंग को भी देखती हूँ, थोड़ा अलग से मैनेज करती हूँ वो टाइम। और मैं रात में स्टडी नहीं करती, मैं मॉर्निंग स्टडी करती हूँ, सुबह जल्दी उठ के स्टडी करती हूँ। और मेरी मम्मी कहती है और टीचर्स भी बहुत कहते हैं कि सुबह स्टडी करो तो बहुत अच्छे से दिमाग में रहती हैं चीज़ें, तो मैं वो चीज़ अच्छे से करती हूँ। सौम्या, आपने हमारे दर्शकों को और हमें बताया कि आपको सिंगिंग की हॉबी है, तो हम चाहेंगे कि 2 लाइन आप बिल्कुल गुनगुनाएं। जी ज़रूर, शुरू कीजिए, बिल्कुल शर्माइए मत, हम सुनने के लिए आपको बैठे हैं, बताइए। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। थैंक यू। बहुत शानदार, बहुत बहुत बढ़िया। शानदार, बहुत ही अच्छा गाना गाया आपने। आगे बढ़ेंगे, मैं आपसे राज जी सवाल करना चाहूँगी कि एक क्लास में यदि 30 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें कई एकेडमिकली बहुत अच्छे होते हैं, स्मार्ट होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता या वो अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते। ऐसे बच्चों को आप कैसे गाइड करते हैं? हाँ, देखिए आपने जो सवाल पूछा है उसका मतलब तो ये हो गया कि अलग अलग टाइप के बच्चे रहते हैं और ये बिल्कुल सही भी है। देखिए 5 उंगलियां बराबर तो होती नहीं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको 2-3 बार समझाना होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिन पे विशेष ध्यान देना होता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि कई स्टूडेंट इसीलिए तनाव में रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है ना। भीड़ से मेरा मतलब है 100 बच्चे, 50 बच्चे, 200 बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं। मैं एज ए टीचर और एज ए डॉक्टर मैं आपसे बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ कि इतने बच्चों पे तो आप उन बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमने हमारे इंस्टीट्यूट में क्या किया है, सुपर 30 एक बैच लॉन्च किया है। हम सिर्फ 30 बच्चे लेते हैं हर बैच में और उन 30 बच्चों पे बिल्कुल बराबर मेहनत करते हैं।
हम उसमें से देखते हैं कि कौन सा बच्चा ऐसा है जो प्रॉपर नहीं कर पा रहा है बेस्ट से बेस्ट वर्क। उसके लिए मैम हम लोगों ने एक अलग से एक्स्ट्रा शेड्यूल बनाया है। आफ्टर द क्लास वो आधे घंटे हमारे पास रुके या बिफोर द क्लास वो आधा घंटा हमारे पास आए। साथ में मैंने अपने सारे फैकल्टी मेंबर्स को भी ये बात बता के रखी है कि क्लास के अंदर देखिए एक स्टूडेंट की साइकोलॉजी भी पढ़ना बहुत जरूरी है। हम लोग यही नहीं कि सिर्फ पढ़ाना ही पढ़ाना है, क्योंकि मैं तो डॉक्टर भी हूँ, तो साथ साथ में मैं बच्चों को पहचान भी जाता हूँ कि यार ये बच्चा जो है मुंडी हिला रहा है लेकिन इसको समझ में आ नहीं रहा है। तो हम लोग इसीलिए समय समय पे प्रॉपर एक टेस्ट भी कंडक्ट कराते हैं और हर महीने के एंड में हम कोशिश ये करते हैं कि उनके पेरेंट्स से भी डिस्कस करें कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि घर पे भी इसका बिहेवियर चेंज तो नहीं हो रहा है। मदर फादर हमें आके बताते हैं कि सर पहले तो बहुत अच्छा स्कोरिंग करता था, अभी एकदम स्कोरिंग इतनी कम कैसे होने लगी। तो कई बार बच्चों के साथ कुछ मानसिक तनाव होते हैं, वो हम समय समय पे बिल्कुल दूर करते हैं और उस कमजोर बच्चे पे भी हम लोग ध्यान देते हैं। जी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बच्चे होने पे ऐसे बच्चे अक्सर हेजिटेट करते हैं अपने डाउट्स पूछने के लिए, लेकिन कम बच्चों का जब क्राउड होता है तो उन्हें थोड़ी आसानी होती है कि वो खुलकर अपने सवाल कर पाएँ और खुलकर अपनी बात रख पाएँ। ऐसे में एग्ज़ाम्स जो सबसे बड़ा डर होता है बच्चों का, तो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आप कैसे करवाते हैं? क्योंकि बोर्ड्स, नीट, जेईई ये जो तीनों एग्ज़ाम्स पढ़ती हैं बहुत ही कम मतलब टाइम ऑफ पीरियड का टाइम मिलता है बीच में, तो ऐसे में आप बोर्ड्स और बाकी एंट्रेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करवाते हैं बच्चों को? हाँ, देखिए मैम, जैसा आपने बोला कि बच्चों का बोर्ड एग्जाम भी है, साथ में उनका 1 जनवरी फरवरी के बीच में उनका जेई का अटेम्प्ट भी आ जाता है जी। देन उसके बाद फिर उनको अपना दूसरा एग्जाम भी है, नीट का एग्जाम 5 मई को है जैसा इस बार। अब उसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा, कई सारे दूसरे संस्थान वाले क्या करते हैं, बच्चों को और पेरेंट्स को डाइवर्ट भी करते हैं। उनको बोलते हैं भाई कंपटीशन पे ध्यान दीजिए। मेरा मानना यह है, एज ए पर्सनली मैं आपको बात करूंगा कि सबसे पहले बच्चों का जो एनसीईआरटी के बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो बहुत बढ़िया क्लियर हो। सबसे पहले एनसीईआरटी के चैप्टर्स को मैं आपको बताऊं, कई टीचर्स को या कई बच्चों को अभी एनसीईआरटी पढ़ना भी नहीं आता ढंग से, क्योंकि एनसीईआरटी इतना आसान नहीं पढ़ना। तो पहले उसको समझे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स, उसकी थ्योरी, उसकी रीजनिंग, उसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के खासकर उसके रिएक्शंस, इन सब चीजों को बार बार लिख लिख के देखें। साथ में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा टाइम मैनेज करिए। जैसा आपने भी थोड़ी देर पहले पूछा था, टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा। घबराहट के मारे बोर्ड भी गड़बड़ हो रहा है, कंपटीशन एग्जाम भी गड़बड़ हो रही है। अच्छा, बार बार बच्चे शिफ्ट करते हैं, कभी वो सोचते फिजिक्स पढ़ ले, फिर वो तो नहीं, थोड़ी देर हुई, नहीं यार केमिस्ट्री में ये छूटा हुआ है, बायो में ये, मैथ्स में, बिल्कुल नहीं। एक टाइम पे एक सब्जेक्ट पे अच्छे से ध्यान दीजिए, ताकि 1 घंटे 2 घंटे उस पर समय दीजिए प्रॉपर। हर 45 मिनट के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लीजिए और उसके बाद फिर लगातार पढ़ते जाइए। अपना बेस्ट से बेस्ट दीजिए, अच्छा होगा सब। जी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि अक्सर फोकस डाइवर्ट होने लगता है। अचानक से कोई टॉपिक याद आ जाता है कि मैंने उस सब्जेक्ट का ये टॉपिक नहीं पढ़ा तो मैं पहले ये पढ़ लेती हूँ, और ऐसे में दोनों सब्जेक्ट भी रह जाते हैं। सौम्या, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बीइंग अ स्टूडेंट आप कैसे अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती है, और ऐसे में धाकड़ कोचिंग क्लासेस आपको कैसे हेल्प करता है? जी, तो मैं अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कुछ लोग होते हैं जो एंड में स्टार्ट करते हैं, बट मैं स्टार्टिंग से ही चालू कर देती हूँ। जैसे अभी मेरा 12th था तो मैंने स्टार्टिंग से ही चालू कर दिया था, सर के पास जाना भी, और हम लोगों ने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से की, पूरी अच्छे से लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रीड करी थी और सारे सब्जेक्ट्स पे बहुत अच्छे से फोकस करा था हमने आगे भी मतलब पढ़ाई बहुत अच्छे से करी। एंड में जाके ऐसे हो गया था कि पूरा सब चीज़ें दिमाग में थी, कुछ भूलने का नहीं था, और जो चीज़ें वीक लग रही थी वो एंड में जाके बहुत अच्छे से फोकस कर ली। ये प्रेशराइज नहीं रहा हम पे कि प्रेशर नहीं रहा कि एग्ज़ाम आ रहे हैं बस बहुत सारा बचा है कोर्स, ऐसा बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही स्टडीज़ चालू कर दी थी, बहुत अच्छे से हो गई थी प्रिपरेशंस। बिल्कुल सौम्या, जब हम शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं तो आखिरी में वो प्रेशर, वो एंग्जाइटी हमें फील नहीं होती और हम अच्छे से प्रिपरेशन कर पाते हैं। राज जी, अगर मैं करियर काउंसलिंग की बात करूं तो अक्सर बच्चों को कई सारी फील्ड्स में इंटरेस्ट होता है, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाते ऐसे में कि हमें किस और आगे बढ़ना है, मैथ्स में आगे जाना है या बायो में आगे जाना है या साइंस ड्रॉप करके कुछ और राह हमें चुननी है। तो ऐसे में आप करियर गाइडेंस कैसे करते हैं बच्चों का? हाँ, देखिए मैम, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। खास करके मैं कहूँ कि ये सवाल जितना टफ बच्चों के लिए है ना, इससे ज्यादा टफ तो मम्मी पापा के लिए है ना। वो भी बहुत परेशान होते हैं कि मैं अपने बच्चे को किस फील्ड में एडमिशन कराऊं। खास करके ये जगह आती है 10th क्लास। जब 10th में बच्चा पास आउट होता है तो वो रिजल्ट का वेट करता रहता है
कि मेरे कितने परसेंटेज आ रहे हैं, मुझे मैथ्स विंग मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे बायो में जाना है कि नहीं मिल रहा है, मैं कॉमर्स में चला जाऊं या ह्यूमैनिटीज़ वगैरह में। मैं मानता हूं कि बच्चों का पहले से ही बिल्कुल ब्रेन एकदम बिल्कुल क्लियर हो, माइंड एकदम क्लियर हो कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, या फिर हमें दूसरे किसी फील्ड में जाना है। छोटी क्लास से जब बच्चा तैयारी करता है तो उसका व्यू बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ऐसे बच्चों के लिए मैम हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट पर ही पर डे सुबह मॉर्निंग में 10 से 12 का एक टाइम रखा है, एवरीडे, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, कोई भी ये इस बीच में आकर के अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। आपको बताऊंगा कि मैं एक काउंसलर भी हूं, मैंने MSc CFT भी किया है, तो मैं प्रॉपर काउंसलिंग भी करता हूं बच्चों की और पेरेंट्स की भी। साथ में उनको बताता हूं कि आप ये सब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए ताकि इस सब्जेक्ट में फ्यूचर में आप आगे तक यहां तक जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर इंसान सिर्फ MBBS या डॉक्टर इंजीनियरिंग बन के सफल होगा, बिल्कुल नहीं। वो जिस फील्ड में रहेगा वो वहां बेस्ट करे। हो सकता है कुछ का आर्ट बहुत अच्छा हो सकता है कुछ का कॉमर्स में माइंड हो सकता है कुछ का माइक्रोबायोलॉजी में बहुत अच्छा हो, है ना, कुछ बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं, कुछ बहुत अच्छे सामाजिक क्षेत्र में आगे जा सकते हैं। तो आप लोग अपनी एक बार एटलीस्ट काउंसलिंग जरूर कराएं। बच्चे वेट करते रहते हैं, है ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट या वहां जाके उनको लगेगा कि यार वहां जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो सर बोल दे कल से आना स्टार्ट करना, बिल्कुल नहीं। आप अपनी काउंसलिंग के लिए भी आ सकते हैं, अपने खुद से आ सकते हैं, पेरेंट्स के साथ आ सकते हैं, ताकि आपको एक सही राह मिले हमें क्या करना है। जी, क्योंकि एक प्रॉपर गाइडेंस अगर इस एज में मिल जाता है, स्पेशली 10th और 12th, क्योंकि ये हमारे लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है, तो ऐसे में हमें आगे बढ़ने में बहुत मददगारी साबित होता है। पेरेंट्स की हम बात करें, जैसे आपने कहा कि आप पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करते हैं। अक्सर बच्चे कुछ और करना चाहते हैं, पेरेंट्स का प्रेशर कुछ और करने के लिए होता है, और अक्सर बच्चे जो है अपनी राह भटक जाते हैं पेरेंट्स के प्रेशर में। तो ऐसे भी कई बच्चे आपने फेस किए होंगे, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल काउंसलर भी हैं। तो पेरेंट्स की ओर से क्या समस्याएं अक्सर आपको देखने को मिली है? देखिए मैम, सबसे ज़्यादा तो क्या होता है, मैं आपको सही बताऊं कि पेरेंट्स जो है अपनी जो उम्मीदें होती हैं जो वो नहीं कर पाए, है ना, वो उम्मीदें लाद देते हैं बच्चों पे कि भाई मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, अब आप बन के दिखाओ मुझे डॉक्टर, मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, अब आप बन के दिखाओ। मतलब वो अपने सपने जो है वो उनके ऊपर लाद देते हैं, बिल्कुल गलत। आप ऐसा नहीं करें। हो सकता है आप वो बच्चा कुछ और करना चाहता होगा, अच्छा है ना, आपने सोचा है कि मैं इसको डॉक्टर बनाऊं, लेकिन उसका मन कुछ और करने का होगा। आपने देखा कई बार हम लोग देखते हैं कई अलग अलग शहरों से हमें अलग अलग न्यूज़ सुनने को मिलता है कि वहाँ बच्चे ने उसके साथ ऐसी घटना घटी। ये घटना है अकेले कोचिंग इंस्टीट्यूट की वजह से नहीं घटती, इसमें मैं मानता हूँ कि इसमें पेरेंट्स का भी बहुत प्रेशर होता है। पेरेंट्स उससे बहुत उम्मीद लगाते हैं। देखिए हर बच्चे की एक अपनी अलग कैपेसिटी होती है मैम। हर बच्चा 100% अपना बेस्ट कैसे देगा उस फील्ड में, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो आप उससे पहले पूछो, उसकी काउंसलिंग करो, उसकी काउंसलिंग करवाओ आप कि उस बच्चे को क्या अच्छा लगता है, वो किस फील्ड में करना चाहता है अपना वर्क आगे। और वो अगर ऐसा करेगा तो 100% आपको देखिए बच्चा भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहेंगे। पैसे जरूर थोड़े कम कमाएगा लेकिन वो खुश बहुत रहेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि पेरेंट्स की एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है कि वो अपने बच्चे की काउंसलिंग करवाए। अगर वो कंफ्यूजन में है, अगर पेरेंट्स को लगता है कि उसकी स्ट्रेंथ कुछ अलग है, तो ऐसे में काउंसलिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। जितने भी दर्शक जो पेरेंट्स हैं वो हमें देख रहे हैं, आप भी बिल्कुल इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि आप भी अपने बच्चे की करियर काउंसलिंग एक ना एक बार ज़रूर करवाएं। सौम्या, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका करियर गोल क्या है और ऐसे में आपकी कोचिंग आपको इसमें कैसे मदद कर रही है? जी, मेरा करियर गोल, मुझे नीट क्रैक करना है और करना ही है। मुझे गायनेकोलॉजिस्ट बनना है। मैंने इसलिए नीट बायोलॉजी लिया। मुझे बायोलॉजी बहुत पसंद भी है और मेरी कोचिंग से मुझे बहुत योगदान मिला है इसमें, मींस बहुत सारी सपोर्ट मिला है। सर भी बहुत अच्छे से मदद करते हैं मुझे। जो भी मुझे डाउट होता है मैं आफ्टर द क्लास या बिफोर द क्लास आके पूछ सकती हूँ, एक्स्ट्रा स्टडी कर सकती हूँ। सर ऐसे फील कराते हैं कि आपका ये सेकंड होम ही है, आप बैठ के अच्छे से पढ़ सकते हैं। फ्री फील करती हूँ। गर्ल्स सेफ्टी बहुत अच्छी है हमारे कोचिंग में भी, तो बहुत अच्छा फील करती हूँ और मैं अच्छे से स्टडी भी कर पाती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं अच्छे से अपनी फैमिली, अपने कोचिंग, सबका ये सपना रोशन करूँगी। बिल्कुल सौम्या, सही कहा आपने कि हम तो कोशिश करते हैं, ऐसे में फिर हमारी मेहनत ही बताती है कि हम आगे जाके क्या बनेंगे, क्या करेंगे। आज के टाइम पे एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया। राज जी, मुझे बताइए कि सोशल मीडिया से बच्चों को किस तरह आप दूर रखने की कोशिश करते हैं, कैसे उन्हें गाइड करते हैं सोशल मीडिया के अच्छे इस्तेमाल को लेकर?
हाँ, देखिए आज 2024 में आप देख रहे हैं कि ये व्हाट्सएप और फेसबुक जो यूनिवर्सिटियाँ खुल गई है, आप बिलीव नहीं करेंगे सारी दुनिया भर का उल्टा सीधा ज्ञान इसी में पड़ा हुआ है। जी। अब बच्चे क्या सोचते हैं, उनको ये नहीं पता, उनको लगता है ये कोई नई न्यूज आई है, ये ठीक होगी, बिना जांचे सोचे समझे बस उसके पीछे दौड़ जाते हैं। बिल्कुल नहीं। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो वहां पर जाकर के पूरी जानकारी लीजिए, पहली बात। दूसरा, वहां की पूरे टीचर्स की टीम की जानकारी लीजिए, वहां की व्यवस्थाएं जानिए, उनका पिछला 10 साल का रिकॉर्ड, मैं बोल रहा हूं कम से कम 10 साल का रिकॉर्ड आप जरूर चेक करिए कि उन्होंने कितना बढ़िया दिया, वहां बच्चों के साथ व्यवहार कैसा है, और भी कई सारी चीजें आपको देखना होगी। मोबाइल और सोशल मीडिया का यूज बहुत कम से कम करिए, अपनी जानकारी कलेक्ट करने के लिए करिए। खास करके कोई भी जानकारी हो उसको एक बार चेक जरूर करिए। फेक न्यूज के चक्कर में बिल्कुल नहीं आए, खासकर पेरेंट्स भी बिल्कुल नहीं आए और बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल सही कहा राज जी आपने कि फेक न्यूज के चक्कर में अक्सर हमारी फील्ड में भी हम ये चीजें फेस करते हैं कि फैक्ट चेक लोग करते नहीं और फेक न्यूज के बहकावे में आ जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बंसल ग्रुप का क्या योगदान आप शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं? देखिए, बंसल ग्रुप्स का तो बहुत बड़ा योगदान है। मैं पिछले कई सालों से बंसल ग्रुप के साथ एक तरीके से मेरा विशेष जुड़ाव है, क्योंकि मैंने देखा है इनके साथ में अच्छे अच्छे कैंपस हैं, बहुत बढ़िया इनमें कैंपस सिलेक्शन है। पर्सनली मैं खुद कई इनके कैंपस विजिट किया है मैंने। सही इनका खासकर के स्टूडेंट को गाइड करने का तरीका बहुत बढ़िया है, प्रॉपर। मैंने देखा है, मैंने एक जगह और इनके बारे में जानकारी ली है कि छोटे बच्चों को, है ना, 8th क्लास तक ये कुछ ऐसे अलग अलग एनजीओ अलग अलग माध्यम से फ्री एजुकेशन दिलाते हैं। टेक्नोलॉजी के थ्रू भी बिल्कुल फ्री करते हैं, माध्यम से हेल्प करते हैं। और सबसे बड़ा तो जो अपना प्रोग्राम है अभी चल रहा है ना, इस माध्यम से ये ऑब्वियस सी बात है, ये बच्चों को हेल्प करने जैसे ही एक तरीके से। ये बंसल ग्रुप का मैं इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने इस चीज को बहुत अच्छे से बढ़ाया है। कई लोग, लाखों हजारों लोग इसकी मदद से आगे बढ़ पा रहे हैं। जी राज जी, बंसल ग्रुप का बड़ा योगदान शिक्षा के क्षेत्र में रहा ही है। सौम्या, मैं आपसे चाहूंगी कि आप जाते जाते हमारे ऑडियंस जो है उसमें से जो बच्चे हैं जो 10th और 12th में पढ़ने वाले हैं, आप अपनी तरफ से उनको टिप्स दे बीइंग अ स्टूडेंट। जी, तो मेरी तरफ से टिप्स ये रहेंगी कि आप लोग बिल्कुल मीन्स प्रेशर फील ना करें, बहुत अच्छे से मेहनत करें, स्टार्टिंग से ही अपनी स्टडीज़ को चालू करें ताकि एंड में आके आपको कोई प्रेशर फील ना हो। जैसे 10th और 12th वाले हैं तो आप लोग एंड में सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करें, अच्छे से मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगी आपकी। अंत में मैं चाहूंगी सौम्या की 2 लाइन आप हमारे ऑडियंस के लिए एक और बार सुना दें। जी, हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। थैंक यू। बहुत बढ़िया सौम्या, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राज ठाकर जी आपका और सौम्या आपका भी कि आज की इस खास पेशकश लक्ष्य में आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। इसी के साथ हमारी खास पेशकश लक्ष्य में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे बंसल न्यूज़ के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।